हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, मिड ब्रेन पढ़ाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं थे, तो अभी मैं वापस से थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, ठीक है। शुरू करें फिर क्लास, ठीक है। तो मिड ब्रेन में मैंने क्या बताया था, बेसिकली दो और क्या मेजर फंक्शंस है इसके, विजुअल एंड ऑडिटरी, ठीक है, और इसका सेंसरी मोटर फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड ब्रेन कौन सा पार्ट है, ये वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर क्या पार्ट्स हैं, टेक्टम, टेगमेंटम, और एक और मेजर है वो है सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में, द मिड ब्रेन और मेसेंसिफेलॉन इज सिचुएटेड बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन and plays a crucial role in vision, hearing and motor control. अब मैंने एक और चीज़ बताया था कि बेसिकली हमारा फोर ब्रेन किन फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी, क्लास बताओ मुझे, और बाकी तो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, यस। फोर ब्रेन हमारा बेसिकली हमारे वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारा हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्रूशियल रोल इन क्या लिखा हुआ है, विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं हमारे ये वो फंक्शंस हैं जो इनवॉलेंटरी है, ठीक है। अब यहां जो आप लोग देख रहे हैं ये कहां से आया हमारे पास, ये वाला रीजन, जब हमने यहां से एक स्लाइस किया, ठीक है, इस तरीके से इसको निकाला, तो हम जब देखेंगे तो ये कुछ बटरफ्लाई शेप में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखो तो हमने क्या लिखा है कि टेक्टम का फंक्शन क्या है, कंप्राइजेस टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियाई, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, ठीक है, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड आई इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एंड लोकेशन क्या है मिड ब्रेन में, बैक ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये अगर देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, टेक्टम, ठीक है। और ये कौन सा साइड है हमारा, ये वाला कौन सा साइड है, इसे हम क्या कहते हैं, बैक साइड को। कुछ एक वर्ड दिखाया था मैंने विद रिस्पॉन्स टू पोजीशन, हम कैसे बोलते हैं इसको, कुछ ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली टू द बैक साइड, ठीक है। तो अगर ये कौन सी साइड में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस साइड का है, ठीक है, और ये वाला साइड कौन सा है, फ्रंट साइड में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेगमेंटम,
इसका फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ वेरियस फंक्शन सच एज अराउजल, अटेंशन एंड मूवमेंट, contains the red nucleus and various nuclei that influence motor control and sensory processing, and location situated below the tectum and extends to the pons. तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या हमारे मेजर पार्ट्स हैं। ऑल्दो इतना डिटेल में जहाँ जितने सारे इसके सब पार्ट्स लिखे हुए हैं ये अभी फॉर क्लैरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डोर्सल व्यू, ठीक है। यानी अगर ये हमारा ब्रेन है तो ये कहाँ से देख रहा है? इस साइड से, ठीक है। यानी हम ये कहाँ से देख रहे हैं? अगर कोई हमारे पीछे है तो हमें कैसा व्यू मिलेगा? ये, ठीक है। यहाँ पे ये बता सकता है कोई क्या लग रहा है? ये कौन से पार्ट है? एग्जैक्टली थैलेमस है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन, ठीक है, जहाँ पे सुपीरियर कॉलिक्युलस और इंफीरियर कॉलिक्युलस दे रहा है, ठीक है। बेसिकली ये किसके पार्ट है? टेक्टम के, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास क्या था? टेगमेंटम, ठीक है। तो बेसिकली याद रखने की जरूरत है हमारे मिड ब्रेन में क्या क्या मेजर रीजन्स हैं? टेक्टम, टेगमेंटम और सबस्टेंशिया नाइग्रा। इसमें क्या फंक्शन है? Produces dopamine which is critical for movement, control and coordination, plays a significant role in reward and addiction and learning processes. और clinical implication क्या है? Why we are studying about midbrain is dysfunctions in tectum can lead to visual and auditory processing. Obviously जो उनकी functioning है तो उनमें कोई हमारी अगर दिक्कत हो रही है तो obviously it will affect the function, ठीक है। Issues affecting reflexive responses to stimuli. Tegmentum में अगर डैमेज है तो it can result in movement disorders and issues with arousal and attention. And substantia nigra में अगर कोई दिक्कत है तो its degeneration is associated with Parkinson's disease. ठीक है। देखना पड़ेगा वो भी मुझे, ठीक है। देखते हैं क्या है उसमें। एक्सेसिव, देख के बताऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं किसमें? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें मेजर रीजन्स क्या है? पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम, ठीक है। उस दिन हमने एक छोटा सा क्या किया था? क्या किया था? कोई बताएगा मुझे? दो हमने एक्टिविटीज की थी छोटी छोटी। बैलेंस करने के लिए बोला था और एक मैंने बोला था ब्रीदिंग के लिए, है ना। तो बेसिकली अगर आप लोग याद रखो मैंने इसीलिए दिया था कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये सारे कैसे फंक्शंस हैं जो हमारी कंट्रोल के बाहर हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे बेसिक्स में है, जो हमारे नॉर्मली जितने भी वर्टिब्रेट्स आप कह सकते हो, जैसे हमने इवोल्यूशनरीली हमारे धीरे धीरे जो ब्रेन डेवलप हुआ तो ये हमारे बेसिक्स में आता है, ठीक है। ये जो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई। तो उसके बाद क्या है? रेगुलेट्स रिफ्लेक्शन सच एज swallowing, coughing and vomiting. Locations: the medulla is situated just above the spinal cord and below the pons. इसके बाद आता है pons में it acts as a bridge between different parts of the nervous system including the cerebellum and cerebrum. क्या डिफरेंस है सेरेबेलम और सेरेब्रम में? मैंने बताया था। कौन बताएगा मुझे? सेरेब्रम हम बोलते किस पार्ट को है?
ये जो एरिया है इसको हम सेरेब्रम बोल रहे हैं, ठीक है, और सेरेबेलम कौन सा है, ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पॉन्स क्या है, इन सारे रीजन्स को जोड़ रहा है, ठीक है। इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग स्लीप, respiration, swallowing, bladder control, hearing, equilibrium, taste, eye movement, facial expressions and postures. The pons is located above the medulla and below the midbrain. अब आते हैं किसमें, सेरेबेलम में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि किसके लिए है, बैलेंस के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच, इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट्स, और लोकेशन इसका क्या है, इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बीनीथ द ऑसिपिटल लोब्स। और क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइंड ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है, डैमेज कैन रिजल्ट इन सिवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉन्स में अगर कोई डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द स्लीप रेगुलेशन एंड मे लीड to the issues with coordination and facial muscle control. Cerebellum, its damage can lead to ataxia, a disorder characterized by loss of coordination and balance, जिसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिक पुअर मसल कंट्रोल और क्लमजी मूवमेंट्स इंडिविजुअल एग्जिबिट करता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे लर्निंग मटेरियल में उसमें लिखा हुआ था कि स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो मैंने एक स्लाइड इसमें डाला है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बेसिकली इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर आप देखो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा कैसे कनेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, बेसिकली हमारे एग्जैक्टली, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रम, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से उन्होंने अलग अलग एरियाज को नाम दिया है, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ अगर हम देखें तो इसके 3 लेयर्स हैं, ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पे आपको नाम क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये है यहाँ पे नाम दिख रहे हैं आपको, ड्यूरा मैटर, ठीक है, पिया मैटर एंड आर्कनॉइड मैटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, ये मिडिल लेयर है, ठीक है, और ये सबसे इंटरनल लेयर है, ठीक है। और ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट नहीं है, अगर आप ब्रेन को भी देखो तो इसके आउटर लेयर में कहीं ना कहीं ये उसको एक क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और इसके बीच में जो पार्ट है, अगर आप ऊपर से देखें, बीच में जो पार्ट है एक फ्लूइड काइंड ऑफ चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ग्रे मैटर कंटेन्स न्यूरोनल सेल बॉडी शेप्ड लाइक बटरफ्लाई एंड व्हाइट मैटर कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जो हमने उसके में भी पढ़ा था इनिशियली, हम जब ब्रेन पढ़ रहे थे, ठीक है, व्हाइट और ग्रे मैटर पढ़ा था। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसमें ग्रे मैटर कहाँ पे है, बाहर की तरफ, वाइट मैटर कहाँ है, अंदर की तरफ। यहाँ पे वाइट मैटर बाहर की तरफ है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। कोई बताएगा क्यों, क्या रीजन लगता है आप लोगों को? हाँ, वो तो है ही कि यहाँ पे जो वाइट मैटर है, वाइट क्यों आ रहा है हमारे पास, है ना, ठीक है। रीजन तो यही है
लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे जो रीजन था वो बाहर की तरफ कैसे चला गया? जब ये ब्रेन में था तब तक तो वो बाहर की तरफ था, जब स्पाइनल कॉर्ड में आया तब वो अंदर की तरफ आ गया। सही जा रही हो? बोलो बोलो। इंफॉर्मेशन क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और इन केस ऑफ ब्रेन हमारे जितने भी सेल बॉडीज थे कुछ ऐसे थे, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने जो पॉइंट पकड़ाया ना कि इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी अब उसको ट्रांसफर करने के लिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। फंक्शंस में क्या है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? कंडक्शन पाथवे, असेंडिंग ट्रैक्ट्स कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या है? जो ट्रांसमिट्स मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। तो अगर आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या है? एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ई से बेसिकली हम क्या याद रखेंगे? एग्जिट, मतलब जो ब्रेन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन से बाकी मसल्स की तरफ जा रही है वो इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास दो ट्रैक्स या पाथवेज होती है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो ट्रांसमिट करती है मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, ठीक है। अब दूसरा एक और है रिफ्लेक्स आर्क्स, automatic responses that occur without brain involvement। इसमें कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है हमारे पास? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और पर्टिकुलर मसल और ग्लैंड जो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पैटेलर रिफ्लेक्स क्या होता है? एक एग्जांपल है जो हम बुक्स में अपने भी पढ़ते थे एनसीईआरटीज में, कि ऐसे अगर हमारे नी में कोई हथौड़ा मारे तो हम इंस्टेंटली जर्क करते हैं, ठीक है, दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। और उसको हम पैटेलर रिफ्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रायंगुलर शेप का रीजन होता है जिसको हम पैटेलर बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज अगर हुई तो इट कैन लीड टू पैरालिसिस और लॉस ऑफ सेंसेशन, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कहीं ना कहीं जा ही नहीं रही है, ठीक है। कॉमन कॉजेज ट्रॉमा फ्रॉम एक्सीडेंट्स और डिजीजेज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विजुअलाइजेस स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ठीक है। ओवरऑल एक व्यू है, बहुत इन डेप्थ में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है स्पाइनल कॉर्ड में, आपकी किताब में नहीं है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? कौन बताएगा? और पीछे से कोई पढ़ के सुनाना चाहेगा? मैं 5 मिनट में क्लास खत्म करके चली जाऊं? हाँ, कोई पढ़ के बता दो। ठीक है, किसी को याद आ रहा है कि हमने कभी कुछ एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में कभी पढ़ा था ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज या उसके बाद भी पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नाम क्या है? एंडोक्राइन, ठीक है। एंडो का मतलब क्या होता है? और, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, है ना?
तो हमारे पास दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो हमारे पास ठीक है, तो यहाँ पे एक है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कुछ याद आ रहा है आप लोग को, डक्टलेस ऐसा कुछ लिखा होता था, हाँ। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कांटेक्ट नहीं करती है बॉडी सरफेस के साथ, कैविटीज होती है विच लीड टू द आउटसाइड, हैव नो डक्ट्स एंड सेक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो अगर आप लोग देखो ये क्या है, ये साइड में ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, जिसने ग्लैंड को चारों तरीके से घेर रखा है, ठीक है। अब ये जो भी हार्मोन है वो क्या होगा, डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये स्किन की सरफेस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, और इनमें डक्ट्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और ये इसमें डक्ट्स होती है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देख लेते एक बार। Endocrine system, a system of glands that secretes hormones directly into the blood stream to regulate bodily functions। मैंने दिखाया वो चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई थी, ठीक है। तो वो बेसिकली जो भी हार्मोन उसे रिलीज करना है, सिक्रीट करना है, वो डायरेक्टली उस ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन बॉडी। अब होम्योस्टेसिस क्या है, कौन बताएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। और कोई गेस करना चाहेगा होम्योस्टेसिस क्या होता है? नॉट ओनली बॉडी टेम्परेचर, इट इज वन ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज बेसिकली कि आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा वीक होता है तो उसको हम किस में रखते हैं, इंक्यूबेटर्स में, ठीक है, ताकि उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस हो जाए और वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो बेसिकली वो एक ऑप्टिमल कंडीशन हमारी इंटरनल बॉडी में मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि हम सरवाइव कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि इन द मदर्स वूम वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो वीक है और वो एनवायरनमेंट उसके वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो हमें इंक्यूबेटर्स या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच biological systems maintain stability while adjusting to the conditions that are optimal for survival, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही चेंजेस के साथ बैलेंस करना, ठीक है। तो इसमें एक मेजर रोल कौन अदा करता है, इसमें मेजर रोल किसका है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो नर्वस सिस्टम और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों क्यों हम पढ़ रहे हैं, और नर्वस सिस्टम में भी अगर कोई इफेक्ट हुआ तो वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। अब ये दो चीज़ें इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो सिस्टम्स हमारे
कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम्स हम कह सकते हैं। यही दो सिस्टम्स है जो हमारे पूरे बिहेवियर को जनरली अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो कंट्रोलिंग सिस्टम्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यही दो इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग सिस्टम्स है हमारे। तो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स, ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट द यूज ऑफ डक्ट्स। और अगर जो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल रहे हैं तो उसके क्या क्या वो है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद हॉर्मोन्स क्या चीज होती है? वो केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन्स टू एलिसिट अ स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। इन केस ऑफ न्यूरॉन्स आपने देखा था कि हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं किसमें? तो ये केमिकल्स क्या थे? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन केस में, इस केस में हमारे पास जो केमिकल मैसेंजर्स है, उस केस में केमिकल मैसेंजर्स क्या थे? और अभी जो है वो क्या है? हॉर्मोन्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। देखोगे कि अलग अलग हमारी जो ग्लैंड्स है वो अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लुएंसेस मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शंस एंड कंट्रोल्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस। अब देखते हैं हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें तीन मेजर चीजें हैं। एक वो ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। बीच में ब्लड वेसल, मैंने कहा ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, और एक टारगेट सेल, ठीक है, जिसके लिए वो हार्मोन है, जहाँ पे वो फंक्शन करेगा। तो बेसिकली जैसा आपने साइनैप्स में देखा था, उससे पहले जो न्यूरॉन था, इसी तरीके से यहाँ पे अगर वो ग्लैंड है तो ये क्या है? हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये हॉर्मोन्स जब ब्लड कैपिलरीज में रिलीज हुई, वो जा रही हैं थ्रू ब्लड कैपिलरीज। अगर ये टारगेट सेल है तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? इसके पास वो रिसेप्टर नहीं है। ये अगर टारगेट सेल है तो इसके पास वो पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो उस हार्मोन अगर उसके साथ बाइंड हुआ तो वो एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के लिए डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है? तीन मेजर चीज़ें, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है हमारा ब्लड वेसल, और एक है टारगेट सेल, या फिर इसमें हम कह सकते हैं एक है इंपॉर्टेंट वो हार्मोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हार्मोनल सिग्नल प्रोसेसिंग में बाइंडिंग, द हार्मोन बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन, दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ सेल्यूलर रेस्पॉन्सेज। अब इसमें जो बाइंड हुआ वो एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करता है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। रेस्पॉन्स, द टारगेट सेल एग्जीक्यूट्स द इंटेंडेड फंक्शन, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक या सेल ग्रोथ। अब एक इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या लिखा है? द HPA एक्सिस इज मेजर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम दैट कंट्रोल्स रिएक्शंस टू स्ट्रेस। अब ऐसे कुछ ग्लैंड्स हैं जो हैं हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, और उसमें से सबसे मेजर वन कौन है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा हाइपोथैलेमस कहाँ था? ठीक है, यहाँ कहीं पे, ठीक है। और उसके जस्ट पास में हमारे पास कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। इंटरैक्शन विद द नर्वस सिस्टम, the endocrine system often interacts with the nervous system, creating a complex network for regulating bodily functions. Some glands such as hypothalamus serve as a link between the two systems. और इस तरीके की हम systems को क्या बोलते हैं? Neuroendocrine system, a system that includes the interaction between nervous and endocrine systems.
Neuroendocrine glands such as hypothalamus secrete hormones that regulate the activity of pituitary gland and other endocrine glands. तो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो इसमें होता क्या है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करता है कि वो आगे हार्मोन रिलीज करे और वो एड्रिनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए मैसेज कन्वे करता है, ठीक है। अब फिर जब कॉर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ रहा है या ज़्यादा हो गया जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा, तो वो अगेन ये इंफॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस के पास, जो फर्दर ये इंफॉर्मेशन की आगे और रिलीज करना है नहीं करना है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ठीक है। तो बेसिकली अब देख लेते हैं कि हम इसमें हॉर्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन द ब्रेन सेंसेस स्ट्रेस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन बताएगा हाइपोथैलेमस के कौन से फंक्शन बताए थे मैंने? क्या क्या लिखा था मैंने? सर्केडियन रिदम्स, टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, और यहाँ पे क्या है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्ट्रेस का, जो बेसिकली इस HP एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि मान लो अगर आप ये इंडिविजुअल क्या है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है, इसके एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेस ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हार्मोन रिलीज किया और उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर ये कन्वे किया कि वो आगे ये इंफॉर्मेशन अपने हार्मोन के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड को बताए, ठीक है, और वो आगे कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, ठीक है। और कॉर्टिसोल विल फर्दर इफेक्ट कौन किसको करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, और बाकी सारे फंक्शंस को। तो बेसिकली यहाँ पे जो हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वो क्या है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो यहाँ नाम में क्या क्या आ रहा है, कॉर्टिको, कहीं ना कहीं ये कॉर्टिसोल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्लास सुनना है सुन लो, नहीं सुनना है प्लीज आवाज यहां तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये रिलीज करने के लिए आगे फर्दर उस पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करने का मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये आगे जाता है किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है, और वो बताता है, वो इन रेस्पॉन्स टू कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इट सिक्रीट्स क्या, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ACTH, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो एड्रेनो किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनटू द सर्कुलेशन। अब उसके बाद जब ये हार्मोन रिलीज होता है, ये कहाँ जाता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के पास, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारी किडनीज के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल, अ की स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, along with other hormones like adrenaline and norepinephrine, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस एग्जाम्पल को, इस पूरे HP एक्सिस को याद रखने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेजर द हार्मोन्स कौन कौन से, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और उसके बाद है हमारा कॉर्टिसोल, ठीक है। और मेजर ग्लैंड्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी इसको आके एक बार समराइज करना चाहोगे, मेरी क्लास में कौन ये वाला HP एक्सिस एक्सप्लेन करेगा, एक हाथ खड़ा हुआ है, और पीछे से कोई बताएगा या सिर्फ बातें करेंगे, हाँ मुझे भी इन्वॉल्व कर लो, साथ में बात करते नहीं, और कुछ अगर ऐसा है जो मुझसे कन्वे नहीं कर सकते तो बाद में कर लेना बात, ठीक है। कौन बताएगा आके, यहाँ पे समझ में आया, इस क्लास में तो नहीं सुना है, पीछे सुना है किसी ने,
तुम तो आगे बैठे हो, पीछे, हाँ किसी ने नहीं सुना, ओके। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा यहाँ के? मार्कर जी, अब एक बार सुन लो, तुम्हारा कोई क्लासमेट तुम्हें समझा रहा है, एक बार सुन लो। CRH क्या है? वेरी गुड। इसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पास करता है जो लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है जहाँ पे ACTH हार्मोन रिलीज होता है, ओके, सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और फिर वो एड्रेनल ग्लैंड से पास करता है। सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता, इनटू द सर्कुलेशन, मतलब वो फर्दर कैसे जा रहा है, ग्लैंड से हम कैसे जाते हैं, हार्मोन्स कैसे जा रहा है, थ्रू सर्कुलेशन, ठीक है। तो पहले तो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने फिर फर्दर रिलीज किया एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और फिर वो आगे एड्रेनल ग्लैंड्स के पास गया, फिर जो कि एड्रेनल किडनी के पास है, फिर ये जो है कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो कि स्ट्रेस हार्मोन। वेरी गुड। और कोई पीछे कोई हाथ खड़ा कर रहा है, मैंने देखा, हाँ इसने बताया यार इतने अच्छे तरीके से, और कोई बताएगा? कोई नहीं? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ HPA एक्सिस क्या है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस ये HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है, ठीक है। इट एक्टिवेट्स द बॉडीज फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस। तो देखा आपने जैसे कि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रिलीज हो रहा है, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो ये फर्दर हमारे बाकी फंक्शंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। इंक्रीजेस एनर्जी अवेलेबिलिटी बाय मोबिलाइजिंग ग्लूकोज एंड फैट स्टोर्स, क्लास सेफ एंड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है तो साथ में तुम्हारी बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है। तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग के टाइम तक शांत रह जाओ। उसके बाद क्या, इंक्रीजेस एनर्जी अवेलेबिलिटी बाय मोबिलाइजिंग ग्लूकोज एंड फैट स्टोर्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में HPA एक्सिस एक्टिवेट हुआ, और इसने फिर फर्दर हमारे एनर्जी अवेलेबिलिटी बाय मोबिलाइजिंग ग्लूकोज एंड फैट स्टोर्स। क्यों चाहिए हमें, क्योंकि एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हो रहा है, हो सकता है तुम्हें भागना पड़े, ठीक है। तो सप्रेसेस नॉन एसेंशियल फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रायोरिटाइज इमीडिएट सर्वाइवल। मतलब मान लो अगर तुम्हारे सामने शेर आ गया, ठीक है, तुम्हें भागने के लिए तुम्हारी ग्लूकोज और फैट स्टोर्स की अवेलेबिलिटी ये बढ़ा देता है, ठीक है। और जो नॉन एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जो इमीडिएट सर्वाइवल के लिए हो सकते थे, ज़रूरी ना हो, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स और डाइजेशन, उसको होल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा इम्यून फंक्शन कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए स्ट्रेस के दौरान वी आर मोर वल्नरेबल टू, यस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक लूप में एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल सिग्नल द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ CRH एंड ACTH रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को फर्दर रिलीज नहीं होने का मैसेज मिलेगा अगर कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ गए, ठीक है। Significance of the HPA axis, homeostasis plays a crucial role in maintaining the body equilibrium during what? During stress, ठीक है। Health implications, dysregulations of HPA axis can lead to various health issues including anxiety, depression, obesity and other stress related disorders. तो बेसिकली कहीं ना कहीं यही देखो कि अगर इस साइकिल में कहीं भी कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है या ज़्यादा कन्वे हो रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रेस के बावजूद, यहाँ पे अगर कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो गए, उसके बावजूद रिलीज होता जा रहा है हमारा CRH, है ना, तो फर्दर वो कॉर्टिसोल लेवल को और भी बढ़ाता जाएगा, है ना। इसीलिए हर पार्ट को देखना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास सारे हॉर्मोन्स का कहीं ना कहीं टेबल दिया हुआ है अलॉन्ग विद द ग्लैंड्स। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस से, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पे इमेज देखो, हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, इसके बाद ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये थैलेमस जो हमने राउंड सा फिगर देखा था, एग शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे फ्लैट से बना हुआ है, ठीक है, ये थैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के लिए क्या लिखा हुआ है कि रेगुलेट्स होम्योस्टेसिस, जो हमने पहले भी पढ़ा था, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड सर्केडियन रिदम्स, controls the pituitary gland, acts as a link between the nervous and endocrine system by releasing hormone that regulates the pituitary, और इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का मेजर ग्लैंड है, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस्ड कौन कौन से हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। कैसे होता है, थ्रू HPA एक्सिस, आपने देखा ये, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट ट्रिगर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी देखना, ये फर्दर किसको ट्रिगर कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच प्लेज अ मेजर रोल इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट एंड मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है, और वो फर्दर आगे एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। Gonadotropin releasing hormone, it stimulates the pituitary gland to release several reproductive hormones. Oxytocin, it is involved in the several processes such as lactation, childbirth, regulating sleep cycles, maintaining body temperatures, etc. Somatostatin, this hormone is known as growth hormone inhibiting hormone, ठीक है, growth hormone inhibiting hormone। ये जैसे वो क्या था, रिलीजिंग हार्मोन कि वो फर्दर रिलीज करने का मैसेज कन्वे कर रहा था, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये इनहिबिट करने के लिए मैसेज दे रहा है। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, डिसरेगुलेशन ऑफ CRH कैन लीड टू हाइटेंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर्स इन केस ऑफ फर्स्ट कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के लिए है, ठीक है। अभी करना है और आगे, या फिर आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, PPT की कॉपी मैं दे दूंगी आप लोगों को।